मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पर डे लाइव क्लास इवनिंग 8 o'clock प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप इस क्लास का भरपूर उपयोग करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मेरा कल का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट वाले उसमें राइज करते हैं, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपने पता होगा, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप जो हमें देख पा रहे हैं हम उनसे खुला के पूछ, मान लीजिए आप मेरे क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, कितने लोग को याद है? तो जितने लोग को याद है तुरंत कमेंट करें और जवाब दें क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि इस फार्मूले का ही खेल है डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट। अगर आपसे मेन फार्मूला बनता होगा तो आपके 3 नंबर कंप्लीट हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप कोई, क्या नहीं पता है क्या? हमने कल बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका फार्मूला क्या था, फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू कुछ बुक में वेक्टर DS दिया था, या आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर E इक्वल टू डेल्टा वेक्टर S, या नॉर्मल लिख सकते हो वेक्टर E इंटू एल। यानी आपको पेपर में 3 में से कोई फॉर्म मिल सकता है, लेकिन हमने आपको आई थिंक इसको कल बताया था। लेकिन आपको ध्यान देना है, हमने आपको बताया कि जो डेल्टा होता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के अपने क्लास में आपको प्रोवाइड किया था। ओके, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, वेक्टर E इंटू वेक्टर DS, या वेक्टर इंटू डॉट वेक्टर डेल्टा S, या वेक्टर इंटू वेक्टर S होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इसी हमने फ्लक्स रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम। बट बिफोर स्टडी सॉलिड एंगल, इसके पहले हम अध्ययन करेंगे सॉलिड एंगल का घन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमने आपको मेमोराइज किया है। अब हम बात करते हैं कि घन कोण क्या है। पहले इसको आप समझिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, नहीं आता तो भी अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, तो घन कोण, घन का मतलब आप समझते हैं, घन कोण को इंग्लिश बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे कि आपसे कोई पूछे नॉर्मल रूप में कि सॉलिड एंगल और एक सिंपल एंगल में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंगल एंड सिंपल एंगल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, नॉर्मल एंगल पढ़ते हैं, तो एक जो साधारण एंगल हो गया और साधारण कोण और एक घन कोण, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो साधारण कोण होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल फॉर्म में होता है, और जो आपका सॉलिड एंगल होता है तो वह आपका 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 2D के लिए अपन उसके रेडियस को ड्रा करने के लिए सर्कल ड्रा मानते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए अपन क्या करते हैं कि उसके लिए स्फीयर लेकर स्फीयर बनाते हैं और स्फीयर के अकॉर्डिंग उसके रेडियस को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आइए अपन बाई एग्जाम्पल कुछ फिगर देखते हैं। इसको आप लोग मत बनाइएगा, ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डालना चाहते हैं, आपके दिमाग में फोकस हो, केंद्र में फोकस हो, इसलिए आपको हम 2 फिगर दिखा रहे हैं। एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अपन एक यूज करेंगे सिंपल एंगल के लिए और एक यूज करेंगे सॉलिड एंगल के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ध्यान दीजिए कि आपके जो 2 कोण है, तो हमने कल बताया था कि जब हम अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पढ़ा था तो आपको हमने कुछ दिखाया था ऐसे करके, याद है क्या? कि हमने उसमें हमने उसमें क्या किया था कि कल वाले फिगर में देखिएगा, हमने वोल्ट एक कॉर्ड लिया था, कॉर्ड पर उसने लाइट फोकस किया था, जो रेडिएशन गई थी उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक कॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ, वो हम पेपर बीच में कटा हुआ है। अब इसी बेसिस से अपन क्या समझते हैं, एंगल। जो एंगल्स होता है, तो एंगल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड में क्या है कि इसका एक सरफेस पॉइंट है, ठीक है, सतह है। अब इसमें कोई कांटेक्ट होता, मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी एक सपोज दैट हम क्या मान लें, एक आपकी आई है, आप कैसे बनाते थोड़ा बन नहीं रहा, ये आपकी आई कांटेक्ट, सपोज दैट यहाँ पे आपकी क्या है, आई है। अब इस आई से जो हमारी आंख से डायरेक्ट, हमारी आंख आप देख पा रहे हो, जो आपकी आंख से कांटेक्ट डायरेक्ट क्या हो, इस पॉइंट को
फोकस करें। जैसे मान लीजिए आपकी आंख है, इस आंख से डायरेक्ट एक पॉइंट जा रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और यही पॉइंट क्या होता है आपके नेबर्स रिवर्स आता है और पुनः यहीं से ये आपका मिलेगा दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे। तो इसके बीच समझ पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, एक कार्ड हो गया, पेपर हो गया, ये बीच में कार्ड का फोकस सर्कल भाग का। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आंख से जो रेडिएशन लाइट पास कर रहे हैं, रे पास कर रहे हैं, वो क्या होता है कि एक ही पॉइंट निकलता है और यहाँ पे बढ़ता है। तो इसके बीच हम कुछ इसका क्या करते हैं, सर्कल मान के इसकी रेडियस लेते हैं। तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है, आर हो जाती है, और इसकी लेंथ क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसका ये सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया है, ये आपको क्या है 2D। 2D बोले तो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल फॉर्म। आपने 11 पढ़ा होगा 1D 2D 3D। 1D मतलब 1D मतलब 1 डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं एक दिनिगत। एक दिनिगत मतलब जो कोई चीज एक सिंपल सतह पर गति करती है उसे क्या बोलते हैं 1D। 2D मतलब क्या होता है कि जो एक सिंपल सतह को छोड़कर टेढ़े मेढ़े मान की गति करे उसे क्या बोलते हैं 2D। और 3D का मतलब होता है कि जब कोई चीज आकाश को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़ करके आकाश में जाए, आकाश में फ्लाई करे, उसे हम क्या कहते हैं 3D कहते हैं। ओके, तो जो आपका सिंपल एंगल है, सिंपल एंगल क्या होता है 2D होता है। इसमें क्या होता है आपकी रेडियस और लेंथ सर्कल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका मेन है टॉपिक सॉलिड एंगल, घन कोण क्या होता है। तो जब अपन घन कोण की बात करेंगे तो घन कोण क्या पहले बताए हैं कि घन कोण जो आपका यह है, तो घन कोण क्या हो जाएगा, इसमें बनाएंगे तो आपका 3D। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके एक आई कॉन्टेक्ट है, इस आई कॉन्टेक्ट से एक लाइन यहाँ पे जाएगी, इसी पॉइंट कोड करके एक लाइन यहाँ पे जाएगी, इसी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे जाएगी, और इसी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे जाएगी। आप देख पा रहे हैं सारे पॉइंट जो है आपके, सारे पॉइंट क्या है आपके, मेन केंद्र बिंदु एक ही है जो इसका जहां से अपन रेडियस ड्रा करेंगे। ठीक है, सारे आपके एक ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसमें हम सर्कल लेते हैं, इसमें आपका एक अगर ध्यान दिया जाए, एक क्लोज सरफेस आपकी ए बन गया, बैलून बन रहा, एक आपका ए बन गया, 2, एक इसके जस्ट पीछे हो जाएगा 3, और एक उसी साइड में 4, यानी कि इसमें 4 आपके बैलून क्लोज बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो रेडियस निर्धारण करेंगे उसमें सर्कल लेते थे, इसमें अपन हो सकता है कि क्या ले सकते हैं, इसमें अपन एक स्फीयर लेंगे, क्या ले हैं स्फीयर। इस स्फीयर से जो इसकी रेडियस होगी इसे अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया, और इसमें क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बनाना नहीं है, बट अगर आपकी ज्यादा इच्छा हो तो बना सकते हैं, लेकिन यह कोई खास नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल एंगल हो गया आपका, एक आपका सॉलिड एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होगा, एंगल ये आपका नॉर्मल एंगल है, एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर पान लेंथ, दोनों लेंथ ही हैं, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेंथ, डायमेंशनल लेंथ, यानी कि यह एक बीमाहीन राशि है। जो एंगल से कैसा है, बीमाहीन राशि है। इसका एंगल का एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन, इसको रेड से दर्शाते हैं RAD रेडियन या RADIAN रेडियन। और जो आपका ये होता है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल भी आपकी एक सॉलिड एंगल भी क्या होती है आपकी, इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया अपान आर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2D ये आपकी 1D थी, सॉरी ये आपका 1D था, और ये आपका 2D 2 डायमेंशनल, इसमें क्या हो जाएगा ए अपान आर स्क्वायर। ए मतलब एरिया मतलब लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि आप कह सकते हैं एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा डायमेंशन लेस, बीमाहीन राज, डायमेंशन लेस हिंदी में कहेंगे बीमाहीन राज, बीमाहीन राज। समझ पा रहे हैं, यानी कोई पूछे आपसे इसको लिखना नहीं, बता दिए आप व्यक्ति हिसाब से हैं कि आपने सिंपल कोण होता है, 1D होता है, सॉलिड एंगल जो घन कोण होता है 2D होता है,
दोनों एंगल्स आपके डायमेंशन लेंथ है, मतलब डायमेंशन का मतलब बीमाहीन राशि की कोई बीमा नहीं होती है, और इसके SI यूनिट रेडियन होती है, जिसे साइड में अपन रेड बोलते हैं, और इसके SI यूनिट सॉलिड एंगल की ही क्या होती है, स्टेरेडियन। नहीं लिखे हैं, इसके SI यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। इसके साथ बोलेंगे STA, स्टेरेडियन। ठीक है, अभी लिखा देंगे कि हमने समझाया है, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, क्योंकि आपके माइंड में फीड रहे। ठीक है, अभी हम बुक की भाषा में एक लाइन दिखा दें घन कोण की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसी कॉम्पिटिशन किसी ऑब्जेक्टिव में कि साधारण कोण का SI मात्रा क्या होता है, रेडियस। ठीक है, सिंपल एंगल ऑफ SI यूनिट रेडियस। फिर कोई पूछे कि सॉलिड एंगल में क्या होता है SI यूनिट, तो क्या होता है, स्टेरेडियन। बट दोनों के आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जो सिंपल एंगल्स है, सिंपल एंगल्स क्या है, तो देखिए ये आपको 1D, 1 डायमेंशनल होती है। जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल क्या आपका 2 डायमेंशनल है। ठीक है, हमने बताया कि जो आई कांटेक्ट जो एंगल बनता है, जैसे इसमें आपने को बताया था ना कि अभी शुरू दिखाए हैं, जो कल हमने पेपर लिया, पेपर में हमने फोकस टार्च डाला, जो प्रकाश लाइट पास होती है तो क्या होती है कि उसके सरफेस जाकर आई कांटेक्ट बिल्कुल आपके आई केंद्र पर, आई सेंटर पर केंद्रित होती है, जहां पे दोनों पॉइंट मिला रखिए। मिलने के बाद जो हमने रेडियस लिया, रेडियस के लिए सर्कल की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे आपके R और L, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा तो एंगल इक्वल टू R/L, दोनों आपके लेंथ है, लेंथ पे लेंथ कैंसिल, तो डायमेंशन लेंथ बीमाहीन राशि बन गई। ठीक है, इसके साथ SI यूनिट क्या आती है, इसके रेडियन आती है, और इसके SI यूनिट क्या आती है, स्टेरेडियन आती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट है, एक आपका सिंपल एंगल, कोई पूछे 1 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल 2 डायमेंशनल, बता भी दिए हैं। 1 डायमेंशनल मतलब सीधी रेखा पे जाना, जैसे कि सीधी सड़क पर व्यक्ति का चलना, पटरी पर ट्रेन का चलना, और द्विदिमीगत मतलब एक समतल पर जाना, जैसे कि हम लोग चलते हैं, आप लोग की द्विदिमीगत 2 डायमेंशनल है ना। कीड़े मकोड़ों चलना भी एक 2 डायमेंशनल है। और कह सकते हैं कि नदी पर नाव की बात, जो नदी पर नाव चलती है भी आपकी क्या है, 2D है। तो आपने इन दोनों को शायद समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं बुक की लैंग्वेज में, तो आइए बुक की लैंग्वेज में डालिए आप लोग हेडिंग घन कोण सॉलिड एंगल। इसका भी थोड़ा सा ग्राफ थ्योरम में होगा, सॉलिड एंगल घन कोण। बुक की भाषा परिभाषा लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए घन कोण। जो हमें देख पा रहे हैं कॉपी निकालें और डिफिनेशन को नोट करें। ओके, लिखिए घन कोण की परिभाषा, लिखिए डिफिनेशन। किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, डिफिनेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। लिखिए, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। घन कोण को किससे दर्शाते हैं, डी ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको हम डायग्राम बना दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम ड्रा करते हैं किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर। मान लीजिए कि अपन क्या करते हैं, पहले कोई एक पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ में जैसे आपका ध्यान दीजिए कि आपका एक पृष्ठ हो गया। ठीक है, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, इसको हमने क्या किया, 20 से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, अब अपन क्या करते हैं, किससे एक लाइन ड्रा करते हैं। तो अपन इसको यहां से इस प्रकार से कुछ ड्रा कर सकते हैं। अब आपका एक पॉइंट किसी भी पृष्ठ पर, ये पृष्ठ हो गया, किसी भी पृष्ठ पर किसी बिंदु द्वारा बनाए गए कोण को, अब जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर
जो कोण बनेगा, इस बिंदु P पर जो कोण बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका एक एंगल इस प्रकार से बनता है, ये आपका एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा इसे हमने मान लिया डी ओमेगा बिंदु O, इसको हमने मान लिया A, इसको अपन ने मान लिया B। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी पृष्ठ द्वारा आपका पृष्ठ क्या हो गया, ए सरफेस हमने शुरू में समझाया, ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस ए से एक पॉइंट जाता है बिंदु O पर मिलता है, B से जाता है एक पॉइंट O पर मिलता है, तो एक एंगल यहाँ पे निर्मित हुआ जिसे हमने क्या माना डी ओमेगा। तो जो इस बिंदु पर कोण बन रहा, इस डी ओमेगा को हमने क्या कह दिया, घन कोण कह दिया। और यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ये आपका थीटा हो गया, यहाँ पे आपका डीएस हो गया डिवीजन सरफेस। इस प्रकार से जो हमारा घन कोण था इसके लिए कोई क्या हो जाएगा, आपका जो फार्मूला बनेगा घन कोण का नोट कर लीजिए, गास थ्योरम यूज करेंगे तो हो जाएगा इसका डी ओमेगा इक्वल टू डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी ओमेगा इक्वल टू डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपको फार्मूला आगे बहुत काम देगा इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब डीएस क्या है, तो एरिया ऑफ सरफेस। कोई पूछे डीएस क्या है, डीएस आपका एरिया ऑफ सरफेस, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि डीएस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरफेस। इस प्रकार से आपने सॉलिड एंगल का पार्ट समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेन एग्जाम 2021 में समथिंग आया हुआ है, गास थ्योरम आएगा। ठीक है, तो अब आप डालिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन के साथ गास प्रमेय, गास थ्योरम लिखिए आप लोग, गास थ्योरम। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, सॉलिड एंगल भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। कोई पूछा सॉलिड एंगल क्या है, एक सिंपल एंगल, एक सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सिंपल एंगल मतलब 1D, सॉलिड एंगल मतलब 2D। ठीक है, इसमें अपन क्या यूज करते थे, सर्कल, सॉलिड में क्या करते थे, स्फीयर। दोनों एक डायमेंशनलेस हैं और एक का SI रेडियन है, दूसरे क्या था, स्टेरेडियन था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कल पढ़ाई थी। अब हम बात करेंगे गास थ्योरम की, गास प्रमेय की। तो आप डालिए हेडिंग गास थ्योरम, गास थ्योरम, गास प्रमेय। गास थ्योरम, गास थ्योरम। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी में लिखिए, हिंदी बोलेंगे गास प्रमेय। क्या बोलेंगे, गास प्रमेय। ओके, अब इस क्वेश्चन को डालिए VVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2021 में 5 नंबर में आपके पेपर में रखा रहेगा, इसको आराम से पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है गास थ्योरम। तो देखिए गास थ्योरम को पढ़ने के लिए हमने कल बताया था कि जो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, आपको गास थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज अभी बताएं, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आपसे दोनों बनेंगे तो गास थ्योरम बहुत ही इजी है, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, दैट इज वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ओके, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो हम आपको बता रहे हैं गास प्रमेय। तो क्या पहले इसकी स्टेटमेंट लिखा दें कि कुछ ऐसा समझा दें? अगर आप जैसा कहें स्टेटमेंट लिखा दें। पहले तो इसका नाम गास प्रमेय क्यों पड़ा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइंस का मतलब ही होता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो साइंस में इस क्वेश्चन का कोई बोले गास में कैसे, इसको हमने गास कह दिया। तो हमने आपको बताया था कि जो भी फिजिक्स है, कोई भी साइंटिस्ट, जो भी साइंस के क्षेत्र हैं, जो साइंटिस्ट जिस पर कार्य किया है, जो जिसको प्रोपाउंडेड किया है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो आप समझे होंगे कि देखिए जो साइंटिस्ट अधिकांश फॉरेन कंट्री में उनके नाम बड़े डिफिकल्ट है, तो पूरा नाम लिख करके उनके सिर्फ लास्ट का नाम लिख देता है।
तो जो गाउस थ्योरम थी, तो गाउस थ्योरम की जो खोज है उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल फ्रीडरिच गाउस। नोट कर लीजिए करना चाहें तो, उसका नाम था कार्ल फ्रीडरिच गाउस। हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम है, हमने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। और इन्हीं महान आत्मा के कारण जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन महान आत्मा के कारण ही इस गाउस प्रमेय की उत्पत्ति हुई है ना। तो हम आइए गाउस महोदय जी को श्रद्धांजलि देते हुए गाउस प्रमेय आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गाउस प्रमेय की, है ना। इन्होंने जिस प्रकार किया था तो 1777 से 1885 तक किया था। कब तक किया था? 1777 से 1885 तक इन्होंने इस फील्ड पर कार्य किया था। इसलिए मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, बाकी कुछ देने लायक हम हैं, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसलिए आप सभी इन्हीं के दिए गए रास्ते पे चलना है आपको, और फिजिक्स का अपने क्षेत्र में नाम बना के रखना है, ठीक है। तो डालिए हेडिंग गाउस प्रमेय, ठीक है। तो स्क्रीन पर इसकी आपको जो दिखाई देगी डेफिनेशन देखिए, और हम बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए गाउस प्रमेय। देखिए इस प्रमेय के अनुसार, पहले हिंदी में बोल देते हैं फिर इंग्लिश रिपीट कर देंगे। इस प्रमेय के अनुसार बाह्य या निर्वात में, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बाह्य या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 या 1 ये लिखा हुआ है 1/0 गुना होता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 5 नंबर में आए तो 2 नंबर यही है, 2 नंबर की स्टेटमेंट, 3 नंबर का इसका प्रूफ। एक बार रिपीट कर रहे हैं तो फर्स्ट, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। अब इतना तो पावन होता है ना कि जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो जहां पे आपने लिखा इस प्रमेय के अनुसार, फिर आपने बाह्य से स्टार्ट किया है, बाह्य निर्वात, यहाँ पे लगाइए इन्वर्टेड कामा, और लास्ट में आपने क्या लिखा? गुना होता है प्यास फुल स्टॉप, और यहाँ पे लगाइए आप इन्वर्टेड कामा, क्योंकि इन्वर्टेड कामा भी आपको एक आइडियल स्टूडेंट बनना है, इसलिए पूर्णतः रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नियम है, कोई परिवर्तन गलती नहीं होनी चाहिए। अब अपन को इसी को हम आपको इसी की जो स्टेटमेंट है, कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे क्योंकि मैथमेटिकल सेम रहता है, तो स्टेटमेंट को अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ Gauss theorem states that the total electric flux, Gauss theorem states that the total electric flux, Gauss theorem states that the total electric flux through a closed surface is equal to 1/0 टाइम्स, ये लिखा हुआ है 1/0 टाइम्स the magnitude of the charge enclosed, the magnitude of charge enclosed। ठीक, इस प्रकार से हमने स्टेटमेंट को समझा। अब आप ध्यान दीजिए कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसमें क्या क्या लाइन्स आई हैं, उन्हीं लाइन्स को अपन को फॉलो करना है, ठीक है। तो
अब आप गांस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है, जो लाइन आई है, पहला चीज क्या आया, दोनों देखिए हिंदी और इंग्लिश में देखिएगा क्या लिखा है हमने, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य या निर्वात में पहले चीज अपन ने यहाँ क्या लिखा है, ∞ होता है। और हमने शुरू में बताया था कि ∞ का मतलब क्या होता है, या तो एयर है अथवा वैक्यूम, यानी कि ∞ का मीन्स होता है एयर और वैक्यूम। ओके, तो बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से, मतलब कि आपका एक इस प्रकार से कुछ क्लोज परिपथ होगा, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, वह मोटा गोल भी हो सकता है, मतलब क्लोज होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब इससे जो आपका यहाँ पे फ्लक्स की चार्ज है, जो इसमें भी जितने भी आपके चार्जेज हैं, जो भी आपके चार्जेज हैं वो जो यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है, जो टोटल चार्ज हो गया आपके यहाँ से गुजरे, जो टोटल आपका विद्युत फ्लक्स हो गए सारे क्या है, जो पॉइंट पर आपके खींच रहे हैं, ये क्या है आपके विद्युत फ्लक्स। इसको आप लोग मत बनाइएगा, मैं नियम को समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये टोटल आपके क्या लिखा है, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है, इसको आप पूर्णतः गोल भी कर सकते हैं या नहीं। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके अंदर जो बाहर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव रिपल करके बाहर जाएगा, तो देख पा रहे सारे पॉइंट से आपके यहाँ, इसे क्या बोलेंगे, ये आपके सब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितना भी इससे गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाली कुल, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, जो यहाँ पे कुल आवेश है, इस कुल आवेश का क्या होता है, ∞0 गुना, यानी कि दैट इज मल्टीपल बाय क्यू, क्योंकि उस आवेश का क्या होता है 1/0 गुना होता है, यानी कि इसको हम 60 में कह सकते हैं Q/0 भी कह देंगे तो गलत नहीं, क्योंकि आवेश क्या है, Q है, और कितने टाइम्स होता है 1/0 टाइम, इसको आप समझ पाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि गाउस प्रमेय के लिए पहला क्या बनना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा आपको क्या बनना चाहिए, विद्युत बल, ठीक है, क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ बोला है ना, ये बनना चाहिए संपूर्ण विद्युत। तो आपको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता दिया, क्लोज सरफेस भी आपका एक ही हो गया। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप भी एक इस प्रकार से कुछ क्या है, एक ग्लास है, ये आपकी ग्लास है, ग्लास क्या है, यहाँ पे अभी ग्लास क्या आपकी पूर्णतः ओपन है, अगर यहाँ पे कोई चीज डालेंगे, जैसे लिक्विड आपका होता है किस प्रकार से आए, यानी कि पूर्णतः ओपन है, अगर इसी ग्लास को हम क्या कर दें कि ये नीचे का सिरा इसका भी क्लोज था, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इसको अपन इसको पूर्णतः सील करके यहाँ पे चिपका दें, जो आपको वाटर तो क्लोज होने के कारण वो अंदर ना आकर के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, वही आप उसमें चार्ज में हमने दर्शाया है। ठीक, अब हम ग्लास प्रमेय को प्रूव करें, इसको आप बिल्कुल न बनाइएगा, हमने जो कथन लिखाया है आप लिख लिया, हमने कथन बोला था, क्या बोला था, याद हो गया कि इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। हमने फास्ट बोला है क्योंकि हमने आपको लिखा दिया है। ठीक, अब आइए प्रूव करते हैं ग्लास प्रमेय। तो डालिए इसका डेरिवेशन है प्रूफ। क्वेश्चन ऐसे आगे मेन एग्जाम में कि गाउस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, राइट एंड प्रूफ गाउस थ्योरम, गाउस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो डालिए हेडिंग गाउस प्रमेय, लिखा भी स्टेटमेंट, इसका लिखिए प्रूफ, मतलब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ गाउस थ्योरम का उत्पत्ति कहते हैं हिंदी में, या व्यंजक कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन जो अभी बनाए थे इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जब आपको डायग्राम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा तो गाउस में बहुत आसान है, क्योंकि पता है ना कि हम जो बनाते हैं वही लिखते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि गाउस में आपकी वेरी वेरी इजी, काफी इजी है और काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जो लिखे थे स्टेटमेंट थोड़ा सा उसमें और लिख लीजिए, लिखना चाहे तो, क्योंकि हम सिद्ध क्या करेंगे, हालांकि तुम्हें नंबर मिल जाए लेकिन लिख लीजिए लाइन। और लिखिए आगे, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश क्यू हो,
यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q हो, कुल आवेश Q हो, तो इस समय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इस समय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स phi E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हमने बताया है। हम यही सिद्ध करेंगे गाउस प्रमेय में। तो अब हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो प्रूफ के बारे में बात करने तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, जब आपसे डायग्राम बनेगा तभी आप गाउस प्रमेय को प्रूफ कर पाओगे। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम गाउस प्रमेय का। सबसे पहले अपन ने अभी जो बनाया था आपको वही बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने जब आपको सॉलिड एंगल के बारे में बात की थी, जब सॉलिड एंगल पढ़ाए थे, उसमें आपको सबसे पहले क्या लिया था, हमने आपको याद है, कुछ शायद याद होगा कि हमने उसमें एक सरफेस ली थी, ऐसा कुछ सरफेस हमने लिया था, याद है। फिर हमने क्या किया कि उसको यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, फिर अपन ने सॉलिड एंगल में फिर भी इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया और एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया और इसके पॉइंट O से एक पॉइंट यहाँ पे लिया P। इस लाइन को हमने क्या माना था, P माना था। आपको याद होगा इसको हमने क्या माना था, O माना था। O से P की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, स्मॉल r मान ली। यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को हमने क्या माना था, यही आपका था सॉलिड एंगल, घन कोण माना था। इस पॉइंट P से क्या होता है कि यहाँ 2 लाइन आपके डिस्प्लेक्ट होती हैं, इसके बीच कोण क्या बना था आपका, थीटा बना था। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने क्या माना था, एक को शायद ds माना था, एक को हमने ds माना था और दूसरे को अपन ने क्या मान लिया था, वेक्टर ही मान लिया था। ठीक है, तो दूसरे को अपन मान लेंगे, एक आपका होगा डिवीजन सरफेस वेक्टर ds और ये हो जाएगा आपका वेक्टर E। समझिए। अब गाउस प्रमेय क्या लिखा है कि इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ मतलब आपका एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप बंद इसका फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात, यहाँ पे वैक्यूम और एयर हो भी सकता है, या वैक्यूम होगा या एयर, बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से। अब बंद पृष्ठ से क्या होता है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो बताए हैं ना अभी आपको एक अलग बनाए थे, यहाँ से इसके जो पॉइंट हैं सभी जगह जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे बिंदु O पर फ्लक्स की आदेश है, तो क्या होता है, 1/0 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि Q आपको हो जाएगा 1/0, इसको गुणा कर देंगे हो जाएगा Q/0। यही अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो डायग्राम आपने बनाया, डायग्राम में आपका एक यस हो गया, यस मतलब सरफेस, ये आपका क्या हो गया, क्लोज सरफेस बंद परिपथ, उसके अंदर +Q आवेश, O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर अपन क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जांच करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर हम आपको 5-10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो डायग्राम आप तुरंत बनाइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। बन गया सभी का, जितना फास्ट हो सके उतना बना लीजिए आप लोग, तुरंत बनाइए। बन गया सभी का कंप्लीट डायग्राम। अगर डायग्राम कंप्लीट हो तो अब आप थ्योरी लिखिए। देखिए, माना एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। माना एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, देख पा रहे होंगे तो आपका एक बंद पृष्ठ है। यस, हमने भी कहा ना कि माना एक बंद पृष्ठ यस है जिसके अंदर बिंदु O पर, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ मेरा हैंड है, बिंदुओं पर क्या रखा है, +Q आवेश रखा है। ठीक,
फिर आगे लिखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, दिखाई दे रहा, ये ध्यान दीजिए बिंदु O है, पॉइंट O है, पॉइंट O से डिस्टेंस R पर पॉइंट P है। लिखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि देखिए हमने लिखा है कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये लाइन जा रही है, इस पर हमको यही निकालना है वेक्टर ही, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखिए तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे पॉइंट क्या माना हमने P, इस बिंदु P पर निकालने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, तो अपन निकालेंगे फार्मूला आपको पता है, यहाँ दिखाई दे रहा सभी को, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। लेट इक्वेशन फर्स्ट क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ये तो आपको इसका नाम ही था, पहले दिन बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला में नोट किया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। लेट इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब अपन इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर अपन देखेंगे तो 2 सरफेस है, एक आपका सरफेस, ध्यान दीजिए अच्छे समझना, एक सरफेस A आपका है, इसे क्या बोलेंगे अल्पपृष्ठ, डिवीजन सरफेस। एक बार अपन इस पर निकालेंगे और दोबारा आपका एक पूरा फ्लक्स बड़ा सा है तो उसके लिए निकालेंगे, तो पहले अल्प के लिए फिर पूरे के लिए। तो लिखिए आगे लिखिएगा अल्पपृष्ठ DF से, अल्पपृष्ठ DF से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पपृष्ठ DF से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e will be equal वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। ये आपको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ाया था, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर ds, ठीक है, E इंटू वेक्टर ds। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से पहले वेक्टर हटाइए तो क्या बन जाएगा आपका E ds cos थीटा बनेगा। समझ पा रहे हैं, हमने बताया कि पहले इतने सरफेस के निकालेंगे अल्प का, फिर पूरे के निकालेंगे। तो वेक्टर E ds ये आपने कल पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब क्या हो जाएगा d phi इक्वल टू E ds cos थीटा, वेक्टर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका cos थीटा लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे E ds cos थीटा तो है ही, समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से इस वैल्यू को रख लेंगे, लिख सकते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट, मान रखेंगे E का मान ये है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा d phi E इक्वल टू E का मान यहाँ पे इस E के साथ इस वैल्यू को रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर और ds cos थीटा, यहाँ लिख देंगे इनटू ds cos थीटा। समझ पा रहे हैं, हम डायग्राम समझा रहे हैं क्योंकि आपको डायग्राम समझा रहे हैं, इतना समझ में आ गया। सब पहले हमने क्या किया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, ओके, उसका सूत्र आपका ये होता है। फिर हमने डिवीजन जो आपका अल्पपृष्ठ है इसके लिए क्या निकाला विद्युत फ्लक्स, तो d phi e बराबर क्या होता है फार्मूला E ds, जो वेक्टर हटेगा क्या लग जाएगा E ds cos थीटा। फिर इस E के स्थान पर समीकरण 1 से E के मान को हमने रख दिया। अब इसको एक लाइन और चालू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा d phi E विल इक्वल, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, Q को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि आपका एक
यह सॉलिड एंगल बन रहा और दिस विल बी इक्वल क्या होता है डी ओमेगा, दिस विल बी इक्वल क्या होता है डी ओमेगा। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अपन दिखा सभी को, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि डी फाई ई विल बी इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दिस विल बी इक्वल, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं जो सॉलिड एंगल होता है कितना क्या होता है आपका डी ओमेगा, तो हो जाएगा आपका डी ओमेगा। ओके, यहाँ तक आप नोट करिए, फटाफट याद नोट करिए। बस थोड़ा सा बच्चा, बहुत इजी है। आपने अभी क्या फाइंड किया है पता है, आपने इसको फाइंड किया है ये अल्प पृष्ठ के लिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि अब आगे इतना होने के बाद क्या होता है, अब लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, ये पूरा फ्लक्स जितना है इसको पूरा कवर करेंगे। तो लिखिए आगे, ठीक आता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। अब देखिए इसको क्लोज क्या बोल रहे हैं, तो कहाँ पे समझा देंगे, किसको मिटा देंगे तो आप समझ ना पाएंगे। यहाँ पे ध्यान देखिए, आगे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आपका सरफेस है, तो इंटीग्रल, क्योंकि पहला चीज ये आपका क्या देखिए क्लोज है, क्लोज मतलब बंद है, तो बंद को यहाँ पे लगाएंगे ये सर्कल, तो क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे क्या है आपका सरफेस पृष्ठ है, तो यहाँ लगाएंगे एस, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा आपका डी फाई ई। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो हम डायग्राम में जा दे। कोई पूछे यहाँ क्लोज क्यों लगा है, तो क्या होता है, क्योंकि हमारा पूरा फिगर क्या है क्लोज, बंद पृष्ठ, पृष्ठ कैसा आपका पृष्ठ बंद है, क्लोज सरफेस। फिर यहाँ पे एस, यहाँ पे हमने इसको क्या माना एस, सरफेस माना, इसलिए क्या कर दिया एस। फिर हमने क्या करेंगे डी फाई ई, जो आपका अल्प विद्युत फ्लक्स इसको रख दिए, तो डायग्राम इरेज कर दें। चलिए डायग्राम को अपन इरेज करते हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट, अभी आपकी क्लास में बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ प्रूफ हो जाएगी। तो अब अपन क्या लिखा है कि अतः बंद पृष्ठ या से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा, वहां पे डी फाई का यहाँ हो जाएगा फाई ई विल बी इक्वल क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। अब हम सब मिटा देते हैं, इसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। फाई ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका फाई ई विल बी इक्वल क्लोज सरफेस यस। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है डी फाई ई, तो इस डी फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने फाइंड कर लिया है। ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आई है इसकी वैल्यू, तो आई है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा आई। ओके, तो हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा हो जाएगा। तो फाई ई विल बी इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज सॉलिड एंगल क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई। इसको ही प्रूव करना, लेकिन प्रूफ नहीं के साथ में लिख दिए, ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक, अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा फाई ई विल बी इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई विल बी इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। हमारी क्या आगाज में यही थी, हमने शुरू में लिखा था ना कि हमको क्या सिद्ध करना है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, इस प्रकार से हमारी गाउस की प्रमेय सिद्ध होती है, ठीक है। तो यही गाउस की प्रमेय है। अपन ने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से क्लियर करिए, मैं आपका पूर्णतः सहयोग करूंगा, प्रयास करता हूं। आप भी हमारे साथ रहिए, हमारा भी साथ दीजिए। आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हो सकता है बोलते में अगर किसी कारण किसी जिंदगी बने
तो वहाँ तक हमको मैसेज देना चाहिए। हो सकता है कि आप ना पढ़ना चाहते, आप देख कर इग्नोर कर देते हो। कुछ बच्चे तुम देखते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। लेकिन हमने कल बताया था, परसों बताया था, जानते दिया था कि जिस प्रकार से अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपया में से अगर कोई बोले कि आपके पास 1 रुपया और ले लीजिए, सामने वाला एक्सेप्ट करता है यार कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसके पास 1 रुपया है, 1 लाख के लिए 1 रुपया कुछ नहीं है। लेकिन हमने फिर यही बोला था, अगर आप उसी 1 लाख से 1 रुपया निकाल लो, समझ पा रहे होंगे, अगर उसी 1 लाख नहीं लाते थे क्या कहते हैं 99,999, यानी 1 रुपये की वैल्यू तब समझ में आई जब हमने 1 लाख रुपया निकाला। तो जो लोग इसको इग्नोर करेंगे, फार्मूला नहीं देख रहे हैं, फिर बाद में बोले समझ नहीं आ रहा, समझ में तभी आएगा जब आप फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा वीडियो देखेंगे, तब आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देखने के लिए, दिखावा करने के लिए मत पढ़िए, आप अगर वीडियो देखें पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको दिल से पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप वीडियो को देखें, फिजिक्स पढ़ें। वैसे फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, फिजिक्स सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट फिजिक्स मोर देन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि सरल भी है डिफिकल्ट भी है। जब कोई चीज आसानी समझ में आती है क्या बोलते हैं सरल है, और जब नहीं आती क्या बोलते हैं डिफिकल्ट। इसलिए आप वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, जरूर आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेगा अगले क्लास।